हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर स्टार्टअप शुरू करना चुनौती भरा है तो उससे प्रॉफिटेबल स्थिति में लाना उससे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपसे 10 ऐसे कसौटी बताऊंगा जिसको आपको अपने स्टार्टअप में लाकर अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप अपने स्टार्टअप के लिए इन 10 कसौटियों को जरूर कसें। पहला है दोस्तों इनकम और सेल्स के डिटेल्स। जहाँ दोस्तों, मान लीजिए आपने स्टार्टअप शुरू किया तो आपको देखना ये है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपके खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, यह आपको ज़रूर देखना है। चाहे वो खर्चा 5 रुपये का हो या फिर 1 करोड़ का हो। जहाँ दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों, अगर आपकी इनकम अगर वो कम है आपके खर्चे से तो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपका खर्चा 1 लाख है और आपकी कमाई 50,000 है तो आप अपनी बिजनेस को स्टार्टअप को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना है। हो सकता है कि 3 महीने तक वो ज़्यादा खर्च करे, मगर अगर वो 3 महीने से ज़्यादा खर्च करता रहा तो हो सकता है कि उसके पास जो कैश है वो ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को 3 महीने तक अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कम कमाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों ने 3 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को करना शुरू कर दिया कि आपकी इनकम कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं, उसे कवर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने इसे जल्द से जल्द करने की ज़रूरत नहीं करी तो आपको अपना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा ये कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने सेविंग फंड रखा है अपने स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए तो उसे अभी तक आप लोगों ने हाथ नहीं लगाया तो बहुत बढ़िया है, मगर कोशिश करें कि उसे हाथ लगाए बिना ही अपने स्टार्टअप को बूस्ट मिले। लेकिन अगर आप लोगों ने उसे जल्द से जल्द हाथ लगा दिया है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखा है अपने बैंक में एज अ कैश, कि आपका स्टार्टअप को कभी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब मान लीजिए खर्चे 1 महीने का खर्चा दोस्तों 1 लाख रुपए है, तो यानी कि 20 महीने तक आपका स्टार्टअप रन कर सकता है। तो कहने मतलब यह है कि जो आपने रिजर्व रखा है अपने बैंक में पैसा अपने स्टार्टअप के लिए, उसे जल्दी इस्तेमाल ना करें। जहाँ दोस्तों, जल्दी इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिजर्व जो पैसा आपने रखा है फंड बैंक में, वो अगर ख़त्म हो गया तो आपका स्टार्टअप भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उसे देर में इस्तेमाल करें, बहुत ही इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। इससे कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट पर ध्यान देके। जहाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने लॉस एंड प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया तो आपका स्टार्टअप डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे ध्यान देना है। जहाँ दोस्तों, लॉस पे भी ध्यान देना है कि मुझे कितना लॉस हो रहा है, कितने महीने में कितना लॉस हुआ, कितने महीने में कितना प्रॉफिट हुआ। इस सब बातों पे आपको गौर करना है। चाहे बिजनेस 5 लाख का हो या 5 करोड़ का, आपको हमेशा इसी बात पे गौर करते रहना चाहिए कि इस महीने मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, इस महीने कितने का लॉस हुआ। यह आपको अपने दिमाग में अच्छे से स्थायित्व रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने स्टार्टअप को बूस्ट नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक दोस्तों प्रॉफिट की बात है तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग हो सकता है। सभी खर्चों को काटकर जो पैसा आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है और यही प्रॉफिट आपकी बिजनेस का लाइफलाइन बताता है। तीसरा है दोस्तों रेवेन्यू और ग्रोथ। जहाँ दोस्तों, रेवेन्यू और ग्रोथ में आप लोगों को सबसे अहम ध्यान रखना है कि आपने इस हफ्ते या इस दिन या अगले दिन ऐसे करके आप ट्रैक रख सकते हैं। आप अपने अनुसार सेट कर लें कि मुझे रोज़ चेक करना है या अगले हफ्ते चेक करना है या हर महीने या हर साल चेक करना है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हर हफ्ते चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अभी नए हैं तो आप लोगों को ज़्यादा सूक्ष्मता से लेना पड़ेगा रेवेन्यू और ग्रोथ को। जहाँ दोस्तों, अगर आप हर हफ्ते अपने ग्रोथ रेट को चेक करेंगे, रेवेन्यू को चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए कि आपने इस हफ्ते 200 करोड़ का माल बेचा तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले हफ्ते मैं इसे 200 प्लस कर दूं या 250 प्लस कर दूं। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। यानी कि आपको हर हफ्ते चेक करते रहना पड़ेगा कि मेरी रेवेन्यू यानी कि मेरी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है या घट रही है। ये आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होगा। चौथा है दोस्तों खर्च पर निगाह रख के। जी हाँ दोस्तों, जितनी आपकी कमाई है उतना ही अगर खर्च है तो इसे हम बर्न रेट कहते हैं। अगर प्रॉफिट में आए बिना ही हम अपने खर्चे को यानी बर्न रेट को बढ़ा देते हैं तो ये कंपनी के लिए एक निगेटिव स्थिति हो सकती है। यह भी कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल पैरामीटर हो सकता है।
अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं तो आप लोगों को कॉस्ट कटिंग की जरूरत पड़ सकती है। अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को कंपनी चलाना चुनौती भरा हो सकता है। पांचवा है दोस्तों CAC पर ध्यान देके। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि CAC क्या होता है, तो देखिए कोई भी कंपनी नए कस्टमर को बनाने के लिए जितना खर्च करती है, फाइनेंस की भाषा में उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। जिस तरह से बुखार नापने के लिए थर्मामीटर से दूसरा विकल्प बढ़िया नहीं है, ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए किसी भी स्टार्टअप की CAC से बढ़िया कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। थर्मामीटर में अगर 103 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि बुखार बहुत तेज़ है और पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपको पट्टी भी करनी पड़ सकती है। ठीक वैसे ही स्टार्टअप में भी लागू होता है। मान लीजिए किसी स्टार्टअप की कमाई 5 लाख रुपए है और किसी भी स्टार्टअप के लिए, नए स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए, मगर अगर वो 5 लाख रुपए कमाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह स्थिति कम चुनौतीपूर्ण दिखने में लग रही हो, लेकिन आगे चलकर यही स्थिति बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। जहाँ दोस्तों, अगर ऐसे में पैरासीटामोल नहीं दिया गया तो हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। इसे सीधी सी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च कर रही है मई में, तो क्या सवाल उठता है कि वो अगर अगस्त में 8 लाख रुपए कमा ली, उसने या उस कंपनी ने 8 लाख रुपए कमा लिया, तो हो सकता है कि उसने 8 लाख रुपए कमाने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हों। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CAC पर ध्यान बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि इस पर ध्यान देने से आप लोगों को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। दोस्तों, इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने नए कस्टमर को किसी कंपनी से जोड़ने के लिए 50 रुपये खर्च करती है और प्रोडक्ट बनाने की जो लागत है दोस्तों वो 70 रुपये, तो इस प्रकार से टोटल कॉस्ट हो गई 120 रुपये। मगर वो मार्केट में 100 रुपये में बेच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मार्केट में 100 रुपये में उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर वो इससे भी कम में बेचेगी तो उसे घाटे का सौदा करना पड़ सकता है। छठा है दोस्तों कैश कलेक्शन और कैश फ्लो। जहाँ दोस्तों, शुरुआत में आप लोगों को अपना स्टार्टअप चलाने के लिए अपनी तरफ से फंड लगाना ही पड़ेगा, पर जब एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो धीरे धीरे ही सही, यहाँ धीरे धीरे का मतलब 3 महीने भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा कैश है तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, यदि नहीं है तो उसे कम दिनों तक सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को कैश पे ज़रूर ध्यान देना है। कंपनी को स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चे जरूर निकालने चाहिए। कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाकर जो मार्जिन मिल रहा है उस खर्चे से कंपनी अपने स्टाफ को सैलरी दे रही हो और सारे खर्चे निकाल रही है तो ठीक है। इन्वेस्टर से फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है तब भी ठीक है। अगर ये सारे चीज़ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो आप लोगों को कैश फ्लो पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, आप लोगों को ऐसी स्थिति में कैश फ्लो पे जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में मुमकिन हो सकता है कि कंपनी का सेल्स भी बढ़ गया हो, प्रोडक्शन भी बढ़ गया हो, लेकिन कैश कलेक्शन का तरीका गलत हो। इस वजह से कंपनी के बहुत सारे फंड मार्केट में फंस गए हो। इतिहास आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता है जहाँ पर प्रोडक्शन भी सही हो, सेल्स भी सही हो और हर चीज सही चल रहा है, लेकिन कई वजह से मार्केट में फंड फंस गया और कंपनी बंद हो गई। सातवां है दोस्तों बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। जहाँ दोस्तों, अब इसमें आता है दोस्तों लेनदारी। जहाँ दोस्तों, अगर कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंपनी के ऊपर जितना कम कर्जा रहेगा, जितना कम लोन रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। जहाँ दोस्तों, वो कंपनी उतना ही ज़्यादा चल पाएगी। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने स्टार्टअप में या कंपनी में अपने लोन को जल्द से जल्द निपटारा करें। आठवां है दोस्तों इनोवेशन। जहाँ दोस्तों, इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करके मार्केट में सेल करना। अगर ये चीज़ आपके कंपनी में नहीं हो रही है, स्टार्टअप में नहीं हो रही है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जहाँ दोस्तों, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपके कंपनी में कोई भी नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 10 या 20% निकाल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करें। नए प्रोडक्ट सामने आएंगे तो मार्केट में आपकी अप्रोच जल्दी पहुंच होगी। नौवां है दोस्तों इन्वेस्टर्स का विश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी स्टार्टअप को शुरुआत किए 1 साल हो चुका है और वो फंडिंग की तलाश में है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसे अपनी कोशिश बहुत तेज कर देनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट में लाना।
इसके लिए आप लोगों को अपनी बैलेंस शीट मजबूत रखनी पड़ेगी। अगर 3 साल तक इन्वेस्टर का विश्वास स्टार्टअप के ऊपर नहीं बन पाया है तो आपको देखना चाहिए कि आखिर इन्वेस्टर का विश्वास स्टार्टअप के ऊपर क्यों नहीं बन पा रहा है। 10वां और लास्ट है दोस्तों, कंपटीटर पर ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, जितना ध्यान आप अपने बिजनेस पर रख रहे हैं उतना ही ध्यान आपको अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखते रहना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर ऐसा क्या नया कर रहा है और आप उससे क्या नया कर सकते। दूसरों की तुलना में अगर कुछ नया कर पाने की स्थिति में नहीं है तो ये बहुत माइनस संकेत है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये 10 कसौटी आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आपका कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, अपने स्टार्टअप को ऐसे 10 कसौटी पे उतारें ताकि हमारा स्टार्टअप को बूस्ट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने इन 10 कसौटियों पर अपने स्टार्टअप को उतारा तो आपके स्टार्टअप को बूस्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो इन 10 कसौटियों पे आप अमल करें, आपका भी स्टार्टअप बहुत ही बूस्ट करेगा, ये मेरा वादा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।